हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। अच्छा बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। हमने व्यंजन कल क्लास में किया था, आज उसका सेकंड पार्ट है। तो हमने कल जो किया था व्यंजन की परिभाषा की थी हमने कल, उसके बारे में बताया था। व्यंजन 33 होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या बताई थी। और फिर उसके बाद हमने स्पर्श व्यंजन है उसके बारे में बताया था। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है हमारे। कौन सा ये उसमें बताया था, कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, ये सारे उसी में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन यह अलग होता है। ऊष्म व्यंजन हमारा स स स ह होता है। नेक्स्ट जो हमने किया था, व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था वैसे ही हमने व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। यहाँ तक हमने कल कर लिया था, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। नेक्स्ट हमने जो इसमें किया था उच्चारण के आधार पर, वो हमने किया था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये हमने कौन कौन से व्यंजन आते हैं हमारे। और मैंने पूरा चार्ट आप लोगों को कल दिखाया था। ये इसमें स्वरों के बारे में भी सारा लिखा हुआ है। ओष्ठ, दंत व ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ्य। और अब हमारा आता है प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, जो प्रयत्न के आधार पर है, वर्णों का जो उच्चारण हम करते समय मुख द्वारा किया जाने वाला यतन प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, यतन ही प्रयत्न होता है, प्रयत्न ही यतन होता है। अब जो हमारा प्रयत्न है, प्रयत्न भी हमारा दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रयत्न भी दो प्रकार का होता है। अब वो दो प्रकार का जो प्रयत्न होता है वो हमारा है आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, क्या है हमारा? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, आभ्यंतर का मतलब प्रारंभ में जो प्रयत्न होता है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और बाह्य प्रयत्न का मतलब ये होता है जो बाद की जो आवाज़ है, बाहर की जो आवाज़, बाहर जो आवाज़ निकलती है उसके आधार पर। तो जो बाह्य, पहले इसको कर लेते हैं बाह्य परिवर्तन का। ये छोटा है हमारा। देखो, जो हमारे मुंह से जो हमारी श्वास निकलती है, श्वास के साथ जो वायु है उसके आधार पर बताया गया है। और वो हमारा अल्प प्राण और महाप्राण है। ये याद रखना है, किसके आधार पर है? हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। ये हमारा श्वास के आधार पर है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। और दूसरा जो हमारा होता है नाद या कंपन का। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के? दो प्रकार के बताए गए हैं। वो हमारे कितने हैं? श्वास वायु के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर। और जो दूसरा जो हमारा ये अघोष और सघोष, जो अघोष और सघोष का हम चार्ट बनाते हैं, याद करते हैं, वो यहाँ से निकल के आया है। कहाँ से निकल के आया? बाह्य प्रयत्न से निकल के आया है। बाह्य प्रयत्न को भी दो भागों में बांटा गया है, श्वास वायु के आधार पर और नाद कंपन के आधार। श्वास में हमारा अल्प प्राण और महाप्राण आता है, नाद कंपन में हमारा अघोष और सघोष। अब नहीं भूल पाओगे इसको, 2-3 बार मैंने रिपीट करा है ये। यदि समझना है तो वीडियो को 2-3 बार चला के देख लीजिए तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा, अब हम करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, जो आभ्यंतर प्रयत्न है हमारा, वो हमारा जो होता है नंबर जो हमने डाले हुए हैं उसके आधार पर। देखो, जो पहला हमारा आता है स्पर्शी व्यंजन आभ्यंतर। कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो हमारे क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग नहीं है इसमें। कौन सा नहीं है हमारा इसमें? च वर्ग नहीं है। ठीक है, च वर्ग नहीं है। और ये भी हमारा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसके शुरू के 4 जो हमारे वर्ण होता है, व्यंजन होते हैं, वही प्रयोग होंगे, वही उन्हीं को कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, जो अणे खाली वाले जो पीछे वाले होते हैं वो इसमें, जो जिन्हें हम नासिक भी बोलते हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं स्पर्शी व्यंजन में। च वर्ग भी नहीं है और 5 जो हमारे नासिक व्यंजन है वो भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखना आप लोगों ने, ये हमारे उसके अकॉर्डिंग है। अब आता है हमारा इसका दूसरा जो है इसका स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, क्या आता है हमारा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, जो हमने अभी चय छोड़ा था, कहा था ना चय वाले चवर्ग नहीं है, तो वो ये है, वो हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आता है। च, छ, ज, झ, अणे खाली यहाँ भी नहीं है। ठीक है, हमारा कौन सा नहीं है इसमें? ये नहीं है, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब आता हमारा तीसरा जो इसका भेद है वो है हमारा संघर्षी व्यंजन। संघर्ष के साथ जो निकलता है, संकरा मार्ग के कारण। संकरा मार्ग मतलब
थोड़ा स्पेस मतलब थोड़ी जगह के कारण वो हमारा संकरा मार्ग होता है। तो वो कौन से हमारे श स ह, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, संघर्षी व्यंजन है। अब संघर्षी व्यंजन है, इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है हमारा संघर्षहीन व्यंजन, ठीक है। संघर्षहीन व्यंजन, इसे अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्धस्वर भी बोलते हैं। या वा, ये इसमें दो शामिल है, ये या और वा इसमें आते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो थे उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं, जीभ उलटकर जो बाहर फेंकती है उसके, इन्हें द्विसपृष्ठ व्यंजन भी बोलते हैं, द्विगुण भी बोलते हैं और ताड़न जात भी बोलते हैं। ये दो है हमारे, कौन से हो। अलग से यदि पूछता है तो ड उठा आता है, ध्यान रखना इसका। उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं इनको, ज़्यादातर उत्क्षिप्त ही पूछा जाता है। ज़्यादा डीपली पूछेगा तो द्विसपृष्ठ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़न जात, ये इन्हीं में आता है, ठीक है। तो इनको उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। हमारे इसमें जो आए हैं, क्या बोला मैंने अभी, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ड और ढ भी इसमें शामिल है, ड ढ। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट जो आता है इसमें, उसको बोलते हैं हम लुंठित व्यंजन। कई बार पूछ लिया जाता है लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं। लुंठित व्यंजन तो वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती है, र। लुंठित व्यंजन कौन सा हमारा, वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती है, र। र देखो, आप बोल के देखिए, आपको महसूस होगा, र र जीभ के ऊपर से लुढ़कती है, ठीक है, ऊपर से लुढ़कती है वायु की, र ऐसे। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, कई बार पूछ लिया जाता है पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। तो शाब्दिक अर्थ उसका क्या होता है, बगल। याद रखना है, शाब्दिक अर्थ पार्श्विक का मतलब क्या होता है, बगल, मतलब साइड में, कहने का मतलब ये है। वायु जीभ के दोनों बगल से, दोनों तरफ से, कहने का मतलब है जो वायु है, हम बोलेंगे जब इसको व्यंजन को, तो वायु जो है जीभ के दोनों तरफ से, बगल के दोनों तरफ से निकल जाती है बाहर। ला देखो, ला, ला बोलते हैं, बोल के देखो, ला ऐसे, ठीक है। नासिकीय व्यंजन, अब हमारे आते हैं नासिकीय व्यंजन कौन से, तो ये नासिकीय व्यंजन है जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख के तथा नाक दोनों से बाहर निकले, वो नासिकीय व्यंजन है, ठीक है। अब जो नासिकीय व्यंजन है, नासिक व्यंजन ड अण, जो हमारे मैंने 5 बताए थे, ठीक है, वो है हमारे ड अण खाली ही बोलते हैं इसको ज़्यादातर, अण खाली, ड डे जैसे हम बोल देते हैं, ड अण 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 न म, ठीक है। तो ये हमारे नासिकीय व्यंजन है। मैंने आप लोगों को इसमें 2-3 चीज़ें बताई हैं। ये बताया है कि जो हमारा प्रयत्न के आधार पे जो वर्गीकरण हुआ है व्यंजन का, हमने 2 प्रकार से किया था, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। जो प्रयत्न है उसके आधार पे जो वर्गीकरण है, उच्चारण के आधार पे हमने कौन से किया था, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये थे। प्रयत्न के आधार पर हमारा प्रयत्न 2 प्रकार के बताए हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। उनके भी फिर उपभेद है हमारे। तो आभ्यंतर प्रयत्न के जो हमने बताया स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन के आधार पे उसका वर्गीकरण हुआ है, बताए गए हैं। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, इस तरह से हमने बताए हैं। पार्श्वी व्यंजन कौन से हैं, नासिक व्यंजन कौन से हैं, लुंठित व्यंजन कौन से हैं, ये सारा हमने किया है। ऐसे हमने बाह्य प्रयत्न भी किया है कि श्वास वायु के आधार पर और नादिया कंपन के आधार पर। वो हमारा अल्प प्राण, महाप्राण आता है, अघोष और सघोष आता है, ठीक है। अब हम इसके आगे करेंगे। अब निकल के आता है हमारा दूसरा जो आता है श्वास वायु के आधार पर, जो हमने अभी भेद किया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम अल्प प्राण और जो महाप्राण, जो 2 भेद थे उसके आधार पे, ठीक है। तो अल्प प्राण जो आता है हमारा, वीवर से कम श्वास वायु बाहर कम का मतलब थोड़ी वायु बाहर निकले, मुख से थोड़ी वायु बाहर निकले, और महाप्राण में अल्प प्राण की तुलना में दुगनी हवा बाहर निकलेगी। ये बात याद रखनी। तो अल्प प्राण, ये डेफिनेशन तो आएगी नहीं, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने। अब आता हमारा नाद यानी कि आवाज़। नाद, आवाज़ या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जो हमारा नाद है उसके आधार पर। अघोष और सघोष, एक चार्ट दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, पूरा कंप्लीट चार्ट है। अघोष, सघोष, महाप्राण और अल्पप्राण।
नाद जो आती है कंपन के आधार पर, हमने अभी जो पीछे भेद में किए थे उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो नाद जो है जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण, अघोष जो आता है हमारा, अघोष जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होती वो अघोष कहलाते हैं। ठीक है, कंपन उत्पन्न नहीं होती अघोष, और कंपन उत्पन्न होगी तो सघोष। ठीक है, सघोष, इसको घोष भी बोल देते हैं, सघोष और घोष दोनों एक ही बात है। ध्यान रखना, कई बार माइंड में नहीं आता कि सघोष था बोला था तो ये तो घोष है, तो क्या इसमें कौन सा होगा कौन सा, तो ऐसा नहीं है। सघोष या घोष बात एक है, चाहे सघोष कहे चाहे घोष कहे, एक ही बात है, ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब हम करते हैं वायु की मात्रा के आधार पर और नाद के आधार पर, दोनों प्रकार से मैंने इसको चार्ट को एक साथ लिखा बनाया हुआ है। तो इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे। देखो मैंने लिखा है अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ध्यान रखना इसका। दूसरे में अघोष, दूसरे कॉलम में अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। ठीक है, तो ये चार्ट पर ध्यान से देखना है। देखो पहला, ध्यान देना, अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान देना आप लोगों ने कि मैं क्या बता रही हूँ। देखो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, इसको हम ऐसे करेंगे, पहला ये वाला, पहला, तीसरा और पांचवा, एक कॉलम छोड़ के याद करना है। पहला, फिर एक छोड़ दिया, तीसरा, फिर पांचवा, ये तो हमारे अल्प प्राण है। और दूसरा और चौथा ये हमारे महाप्राण है, ये ध्यान देना। ऐसे तो हम अल्प प्राण और महाप्राण याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे तो हम क्या कर लेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण याद कर लेंगे। अब आती है अघोष और सघोष की, तो ध्यान रखना पहला कौन सा आएगा, जैसे अल्प अ से शुरू है ना, ऐसे हम अघोष से याद करेंगे, ध्यान रखना इसको, तो हम भूल नहीं पाएंगे, याद रहेगा मेरे। अल्प प्राण और अघोष, महाप्राण यहाँ अघोष, पहले के शुरू के दो हमारे अघोष होते हैं और बाद की जो तीन दो हमारे होते हैं वर्ण, वो हमारे क्या होते हैं, सघोष में आते हैं। ठीक है, जो बाद के तीन जो होते हैं कॉलम वो हमारे किस में आते हैं, सघोष में आते हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों ने इस चीज़ को। तो बहुत ईजी तरीके से मैंने इसको दोनों के एक साथ ही बना के दे दिया है। अब जो आता है हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं पूरा, ये चार्ट हमारा, ध्यान से देखेंगे चार्ट को। अपने नोटबुक में आप अपनी नोटबुक उठाइए फटाफट और उसमें चार्ट को बनाइए, और उस चार्ट को जब भी आप कभी एग्ज़ाम देने जाए तो फटाफट इस चार्ट को देख लीजिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा चार्ट। अब आता है कि हमारा और भी तो बचते हैं, ये तो हमारा खाली 25 उसमें से है। ठीक है, अब हमारा जो आएगा और भी तो बचे फिर हमारे पास व्यंजन। तो अब देखेंगे यहाँ जो मैंने ऊपर अल्प प्राण के बाद महाप्राण डाल दिया कि आप लोगों को याद रहे, फिर महाप्राण के बाद फिर अल्प प्राण डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग डाला मैंने। अब इसको ध्यान देंगे, जो हमारे पास श, स, ठीक है, ये तो हमारे क्या है, महाप्राण और अघोष है। और अल्प प्राण में और अल्प प्राण और सघोष कौन सा हमारा, य रला हुआ है, ये ध्यान रखना। तो ये इस तरह से मैंने डाला है, बिल्कुल याद हो जाएगा। और सभी स्वर हमारे क्या है, अल्प प्राण और सघोष है। ये इस कॉलम में इसलिए डाला है ताकि इसी में ध्यान रहे, अल्प प्राण और सघोष है सभी स्वर। अभी चार्ट ध्यान रहेगा ना आप लोगों को। अब हमारे पास एक और व्यंजन बच गया है हमारा महाप्राण है और सघोष है, ध्यान रखना। हाँ, इस चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहा था तो हाँ मैंने अलग से डाला है, तो हाँ महाप्राण है और सघोष है। ठीक है, अब आते हैं हमारे द्विगुणी जो व्यंजन होते हैं वो क्या है, इनके बारे में कभी स्पेशल अलग से पूछ ले तो ध्यान ना हो, तो इसलिए मैंने इनको अलग से भी डाल दिया है। अलग से इसलिए डाल दिया ताकि याद रहे। ठीक है, वैसे तो चार्ट में डाला हुआ है लेकिन अलग से, बिल्कुल अलग से इसलिए दिखा दिया कि आंखें जैसे बाई चांस किसी चीज़ को देखती है तो बार बार ध्यान आता है कि वो ये डला हुआ था, या हमने ये पढ़ा था, या हमने ये सुना था, तो ध्यान रहता है। तो ड जो आता है हमारा मूर्धन्य है, इसको मूर्धन्य बोलते हैं, सघोष है, अल्प प्राण है। लेकिन ढ हमारा मूर्धन्य है, सघोष है और महाप्राण है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, ये याद रखेंगे, सभी स्वर हमारे अल्प प्राण और सघोष है। दोबारा से मैंने नोट करके डाल दिया है ये।
अल्प प्राण की संख्या कितनी है हमारी? 40 है। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 40 है। याद रखेंगे, इकट्ठा करके मैंने लिख दिया। आप एक बार काउंट करके आप भी चेक कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। आप चाहो तो इसको काउंट करके देख सकते हो। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है, पहला तीसरा, अभी मैंने इसमें बताया हुआ कौन कौन से है। पहला, तीसरा, पाँचवा। तो 5 5 10, 5 या 15 हो गए, ये 5 हो गए, ये 5 और ये 5, 15 तो ये हो गए हमारे पास। अब अंतस्थ व्यंजन 4 ये हो गए हमारे पास। ठीक है, 19 और स्वर है हमारे पास 11, तो ये हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए? 30 हो गए। और जो हमारे आते हैं, ये हमारा आता है, अब आता है महाप्राण की संख्या 14 है। ठीक है, महाप्राण की संख्या 14 है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। महाप्राण की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, अब आता है हमारा, हाँ जी, ये तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो ये हमारे 11 स्वर है। ये जो हमारे पास अल्पप्राणों की संख्या 40 नहीं 30 है, ये ध्यान रखना, ये गलती से डला हुआ है। ये हमारे कितनी है? 30 है ये। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये 40 नहीं है, गलत है ये 30 है, ये मिस्टेक हो रखी है। हाँ, अब आता है महाप्राणों की संख्या। महाप्राणों की संख्या कुल कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग और व्यंजन जो आते हैं ऊष्म व्यंजन, तो ये 14 है इनकी संख्या। कितनी है? महाप्राण की संख्या कुल 14 है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है अल्पप्राण की संख्या कितनी है, महाप्राण की संख्या कितनी है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना अल्पप्राण और महाप्राण की संख्या कितनी है, ये भी मैंने अलग से लिख लिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब आता है हमारा अघोष की संख्या। जो अघोष है वो कितने हमारे? 13 हैं। देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला 5 हो गए, दूसरा 5 हो गए। ठीक है, ये दूसरा, रा बीच में छूटा हुआ है, ध्यान रखना, ये रा दूसरा, और उसमें व्यंजन 3 ये है। तो 5 और 5 10 और 3 13 हो गए। ठीक है, अब आता है हमारा घोष या सघोष की संख्या कितनी है? 31 है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 15 तो ये हो गए। अंतस्था हो गए हमारे 11 अलावा, एक ह हो गया उसमें व्यंजन, एक ये हो गया और सभी स्वर। तो हमारे इनकी संख्या कितनी है? 31 है। ठीक है, तो अलग से लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन पहले भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था, लेकिन अब ध्यान देना संयुक्त व्यंजन का, इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, तो उस पर ध्यान देंगे आप संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 है। कक्षा वाला स, जिसे हम क्षत्रिय भी बोल देते हैं, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रवण वाला। अब इसमें जो आता है, ये हमसे ये पूछता है कि इसमें किन किन व्यंजनों का योग है और स्वर का योग है। तो हमारा जब इस या वर्ण विच्छेद क्या क्या है, तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें का और सा और आ, इन 3 से मिलके बना है। ठीक है, कई बार वो ये वाला नहीं डालता है, आ नहीं डालेगा, तो का और सा होगा, वो कंप्लीट होगा, ध्यान रखना, फिर हमारा हलंत नहीं होगा नीचे। का इसमें आधा है, का के बाद कोई स्वर नहीं है, ऐसे हमारा त्र में है, ता के बाद कोई स्वर नहीं है, ता आधा है, र और आ, र हमारा कंप्लीट है, र और ए। ठीक है, ऐसे हमारा ज्ञानी है, ज अणे खाली वाला जो आता है वो और ए, ध्यान रखना। फिर आता श, 21 वाला श होता है, इसमें वो आधा होता है हमारा, र कंप्लीट होता है या पूरा होता है या ए स्वर के साथ होता है, ध्यान रखना है। तो र, इसको मैंने वर्ण विच्छेद करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने? 4 हैं। अब आते हैं हमारी 1-2-3 छोटी छोटी बातें हो रहा है, वो और देख लेते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब कई बार पूछता है द्वित व्यंजन कौन सी है? द्वित्व व्यंजन जो होते हैं सज्जन, उल्लेख, उच्चारण, चक्की। द्वित का मतलब होता है 2। क्या होता है? 2, मतलब एक जैसे देखो, जा और जा, द्वित 2 जोड़ा। उल्लेख ला और ला, उच्चारण चा और चा, और का और का है, तो ये हमारे द्वित व्यंजन में आते हैं।
कई बार समझ ही नहीं आता। एक बार नेट के एग्ज़ाम में आया था कि द्वित व्यंजन कौन से हमारे और व्यंजन गुच्छ कौन सा है, नेट के एग्ज़ाम में था। कुछ भी समझ नहीं, कई बार बच्चों को समझ नहीं आती कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, और छोटी सी बात है ये, तो ये भी समझ नहीं आई थी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और व्यंजन गुच्छ कौन सा होता है? व्यंजन गुच्छ होता है जिसमें एक आधा होता है हमारा व्यंजन और एक कंप्लीट होता है, पूरा होता है, यानी कि स्वर के साथ होता है। शिष्य, संकल्प, कला और पा, कल्प, पुष्प, पा, शा और पा, पृथ्वी, था और व्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमारा व्यंजन गुच्छ है। तो दोनों में आप अंतर समझ सकते हैं कि क्या अंतर है। द्वित व्यंजन जो होते हैं हमारे वो हमारा सेम व्यंजन होगा, और व्यंजन गुच्छ में क्या होगा, एक आधा होगा, एक हमारा पूरा व्यंजन होगा, स्वर के साथ होगा। ठीक है, 5 इसमें जो क्या है, हमारी आगत व्यंजन ध्वनियाँ भी होती है, जिसे हम उर्दू बोलते हैं। उर्दू हमारी अरबी और फारसी से मिलके बनी है भाषा। तो 5 व्यंजन कौन से हमारे, का, ख, ग, ज और फा। ध्यान रखना, ये हमारे ऐसे लिखे जाते हैं। ये 5 हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। अब आता है हमारा एक छोटा सा और है हमारा, अब आता है हमारा अनुस्वार के स्थान पर पंचम अनुनासिक वर्ण लगाने का नियम है एक हमारा, तो उसे देखेंगे। जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा हो उसके तुरंत बाद का, परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जिस वर्ण का पर अनुस्वार लगा हो उसके तुरंत बाद का वर्ण जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण आधा आ जाता है। ठीक है, आधा आ जाता है। अब इसको देखेंगे, देखो संकर, कै कौन से उसका है, पहला का, ख, ग, क्या आया, क्या के ऊपर बिंदी लगी है। जिसको वैसे हमसे पूछा जाए कि अनुस्वार कैसे लगे, कौन सा लगे, तो देखो का वाला, का जो पंचम वर्ण है वो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो ये संकर, इसलिए का के साथ हमारा कौन सा, ये ऐसे जब इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, तो ये वाला देखो संकर। धनंजय, अनुस्वार के साथ पंचम अनुनासिक वर्ण लगाते हैं तो इस तरह लगाते हैं। अब धनंजय, ध, न, देखो ज है, च, छ, ज, झ, अण, ये वाला, तो ये वाला अण आ गया, पंचम वर्ण ये है। ऐसे ही हमारा भयंकर है, ऐसे हमारा संगीत है, चिरंजीवी। तो देख सकते हैं आप, कुछ शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये हमारा किस में आता है, अनुस्वार के साथ स्थान पर पंचम अनुनासिक वर्ण लगाने का नियम है। कैसे लगाते हैं हम, तो इस तरह से हम लगाते हैं, ये ध्यान रखना। उसी वर्ग का होना चाहिए पंचम वर्ण, जिस वर्ग का उसमें आया है शब्द, वो व्यंजन आया है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।